चले जाते तो वैसे तो चला नहीं। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग गाइज, इनफैक्ट सॉरी गुड नून। आप लोगों के लिए तो हमेशा 12 बजे के बाद ही हमारा लेक्चर रहता है। सो आई सपोज आप लोगों ने लास्ट क्लास का रिवीजन कर लिया है एंड यू रिमेंबर हाउ वी discussed concepts in the last class. Right, so homework was pretty easy. Yes, I remember. However, some students still faced a lot of questions in terms of how they were supposed to solve questions. उनको reaction के equations शायद थोड़ा सा difficult लगे थे. तो what I should do is अभी मैं एक बार आप लोगों के लिए वो जो homework था उसके equations लिख देता हूँ. ठीक है? So there were students जिनको वो equation मैं एक बार लिख के बता देता हूँ. Some questions that were there in the FBO and get equipped to mains. ठीक है, quickly ये equations note down कर लेना in case you are not able to crack the questions. 45th question में calcium carbonate gives calcium oxide plus CO2 gas. 47th question was an acid base reaction. ठीक है, so H3PO4 acid है and magnesium hydroxide base है. सो एसिड बेस रिएक्शन से क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है. अब यहाँ पर सॉल्ट कैसा रहेगा ये आपको लिखना आना चाहिए कटायन अनायन के बेसिस पर. राइट, इफ यू रिमेंबर, आई थिंक आप लोगों ने अपने जूनियर क्लास में सीखा होगा कि वैलेंसीज को ऐसे इंटरचेंज करते हैं. राइट, तो उससे आपका फॉर्मूला बन जाता है. तो ये Mg3PO4 होल ट्वाइस होता है. ठीक है, अब आप बैलेंसिंग कर सकते हो, ये 3 ये 2 ये 6. ठीक है, देन 48th क्वेश्चन का रिएक्शन भी मैं लिख देता हूँ. वैसे आपको पता होना चाहिए मिथेनॉल को जब बर्न करेंगे ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में तो इट विल गिव CO2 एंड H2O. अगेन यू कैन डू द बैलेंसिंग पार्ट एंड यू विल गेट द आंसर. ठीक है, फ्रैक्शन में भी रहेगा कोएफिशिएंट तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा. ठीक है, 49th क्वेश्चन में X2O5 बनाना है X से और O2 से. ये कैसा रहेगा, 2x plus 5/2 O2. Then 50th क्वेश्चन में ये मैंने इनफैक्ट आप लोगों को होमवर्क के साथ में भी मेंशन करके दे दिया था दैट सिल्वर कार्बोनेट के केस में सिल्वर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2 गैस निकलेगा. ठीक है, तो ये उसका बैलेंस्ड इक्वेशन होता था. 51 इज अगेन बर्निंग ऑफ मिथेनॉल. कंबशन ऑफ मिथेनॉल में क्या होगा, O2 के साथ कंबाइन होकर इट विल गिव CO2 एंड H2O. ठीक है, मोस्टली कंबशन रिएक्शंस का आउटकम ऐसा ही रहता है. ठीक है, देन 52 वाज आल्सो अ ट्रिकी क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ इट्स रिएक्शन. ये आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था इसलिए मैंने लिख के दे दिया था कि KClO3 को जब हीट करते हैं तो इट गिव्स KCl एज अ रेसिड्यू एंड ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड. So these were questions from the FBO section. Get equipped to mains में भी कुछ questions दिए थे मैंने, उनके भी reactions मैं आपको एक बार बता देता हूँ ताकि आप लोग work कर सको अगर आपने शायद नहीं करे वो questions तो. So there was aluminium displacement reaction. This was something again जो कि आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा. ठीक है, इससे अल्यूमिनियम सल्फेट बनता है. अभी अल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला आपको लिखना आना चाहिए. Then this C10HX हाइड्रोकार्बन है.
इसको अगेन आप O2 के साथ बर्न करोगे तो CO2 एंड H2O बनेगा। वापस आप बैलेंसिंग करोगे, 10 कार्बन इधर तो 10 कार्बन इधर, X हाइड्रोजन है तो X हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पर भी रहेंगे, एंड देन दिस गिव्स यू बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन you have 20 and यहाँ पर रहेंगे आपके x by 2, तो यहाँ पर मैं 10 प्लस x by 4 कोफिशिएंट बना दूंगा, तो इससे आपका ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा। देन 10th क्वेश्चन में आपको X2O3 बनाना था, तो ये X और O2 से बनेगा, तो यहाँ पर 2x एंड यहाँ पर 3/2O2, राइट। एंड 11th क्वेश्चन में आपको Al2O3 बनाना है by combusting aluminium with oxygen, so you do the balancing part, pretty straightforward, ठीक है। so see वैसे तो आप कैसा है कि in many questions आपसे रिएक्शन एक्सपेक्टेड होगी, ठीक है। स्पेशली ये जो हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन है या एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, तो उनकी रिएक्शंस तो आपको पता होनी ही चाहिए फॉर श्योर, ठीक है। कुछ टिपिकल रिएक्शन हैं जैसे ये KClO3 का कंबस्शन का था या सिल्वर कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन का था, तो अभी ये आपसे नहीं एक्सपेक्टेड है, ठीक है, कि आपको पता होंगी। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग और केमिस्ट्री का नॉलेज गेन करते जाएंगे, आपको ये इन्फॉर्मेशन भी धीरे धीरे अब समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो सम नॉलेज यू विल पिक ऑन द गो, ऑलराइट। So these were the reactions which can help you in answering questions. Now, अब जो questions हैं, अगर इनमें आप अटके हो, किसी question में आपका आंसर नहीं आया है, तो definitely I will share the video solutions with you guys. And आज का भी जो homework रहेगा, जो मैं आपको आज शाम तक बता दूंगा, उसका भी video solutions मैं आप लोगों के साथ में share करूंगा, so that you guys are able to understand how to solve the questions, ठीक है। रहा सवाल टेस्ट का, so don't worry, आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन मिलेगा कब टेस्ट होने वाला है, you will be given all the information, so don't worry about that. And one more important point which I wanted to highlight was that मैंने आपने नोटिस करा होगा लास्ट जो मैंने होमवर्क दिया उसमें मैंने आपको वीडियो लेक्चर देखने के लिए नहीं बोला, ठीक है। अब वो मैंने इसलिए नहीं बोला है फॉर अ पर्टिकुलर रीजन दैट आई वुड वांट यू टू first learn problem solving from these live sessions and then do the homework that I am telling you to work on, ठीक है। don't get confused with video lecture का homework और video lecture का problem solving approach, क्योंकि देखो हर टीचर का एक अलग अलग अप्रोच रहता है towards explaining the same concept. So what I would want to impress on you guys is the fact कि जो methodology मैं आपको सिखा रहा हूँ उसके साथ में आप वर्क करो, because I will be using that methodology not just in this chapter but all the coming future chapters as well. So I would want you to learn that methodology first, solve questions based on the homework that I give, and then उसके बाद फिर आपको कोई भी सोर्स पे जाना है, मतलब आपको कोई बुक करनी है, किसी और कंटेंट को भी एक्सेस करके समझना है, तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। But why I am trying this with you guys is because मैं मेरे ही तरीके से एक्सप्लेन करूंगा आगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए दैट आपको मतलब मेरा तरीका पता ही नहीं है, मेरा सॉल्व करने का तरीका। सो दैट इज वेयर यू विल हैव टू कीप दैट इन माइंड, ठीक है। देन देयर इज दिस क्वेश्चन रिगार्डिंग डिफिकल्टी लेवल ऑफ टेस्ट क्या होगा, कैसे होगा, आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या जेईई के एग्जाम में लिख के आता है कि कौन से लेवल का टेस्ट होता है? आपको ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए पहले से कि क्या डिफिकल्टी लेवल का टेस्ट होगा? व्हाई डू यू वांट दैट हेल्प? जैसा भी होगा वैसा देना टेस्ट, ठीक है। ऑल राइट, देन देयर इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग होमवर्क कितनी देर में कंप्लीट करना चाहिए। वेल आइडियली जो होमवर्क अभी आपको मिल रहा है
ठीक है। इवन इफ यू पुट लॉट ऑफ एफर्ट इन इट, मतलब जैसे लास्ट होमवर्क मैंने दिया था आपको, कुछ 10 से 15 क्वेश्चन है, तो मैक्स टू मैक्स 1 आवर के अंदर हो जाना चाहिए। उसके पहले मैंने असाइनमेंट दिया था, डिफिकल्ट असाइनमेंट था, तो उसमें आप 2 आवर भी ले सकते हो, ठीक है, टू वर्क ऑन इट। सो राइट नाउ डोंट थिंक अबाउट कि कितनी देर में हो जाना चाहिए। अभी इंश्योर दैट आपको अप्रोच समझ में आ रही है एंड आपको ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एज आई सेड, यू पूछते जाओ, जो भी आपको टेस्ट के क्वेश्चंस पूछते जाने हैं आप अननेसेसरी पूछते जाओ, एंड आई विल नॉट एंटरटेन दोज क्वेश्चंस। मतलब आई डोंट नो आपको हिंदी समझ में आती है, इंग्लिश समझ में आती है, बट आई टोल्ड यू दिस प्रायर अगेन कि टेस्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको ऑलरेडी इंटीमेट कर दी जाएगी। देन आई डोंट नो व्हाई दिस इज द केस कि बार बार सेम ही क्वेश्चन रिपीट करे जा रहे हो। ऑलराइट, सो आज का डिस्कशन शुरू करते हैं विद द मोल कंसेप्ट, स्टोइशियोमेट्रिक एनालिसिस। अब स्टोइशियोमेट्रिक एनालिसिस हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑब्जर्व किया था, जिसमें वी हैड डन सिंपल क्वेश्चंस जहां पर एक रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही थी एंड देन दूसरे किसी प्रोडक्ट के बारे में आपसे कुछ इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा था, ठीक है। तो बैलेंस इक्वेशन लिख के, कोएफिशिएंट्स नोटिस करके, we establish the relationship between the two and try to get the answers to, ठीक है। so that was the simple approach which we used to do. अब हम धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाएंगे। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर नोटिस करना, which is concept of limiting reagent, ठीक है। इसमें नोटिस करना how we are going to proceed, how is it going to be different from what we have done till date, ठीक है। लिमिटिंग रीजन क्या होता है, कैसा होता है, वो मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। लेट मी ट्राई टू एस्टैब्लिश द बेस फॉर दिस कॉन्सेप्ट बाय टेकिंग वन एग्जांपल, ठीक है। सो विल टेक द सेम ओल्ड रिएक्शन व्हिच वी हैव सीन मल्टीपल टाइम्स। N2 plus 3H2 is giving 2 ammonia gas, ठीक है। नाउ अगर मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल N2 है एंड 3 मॉलिक्यूल H2 है, तो कितना मॉलिक्यूल अमोनिया बनेगा, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, ठीक है। काफी लोग ने आंसर दे भी दिया, दैट 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, बहुत सिंपल। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूं, मैं बोलूंगा 2 मॉलिक्यूल N2 के हैं एंड 6 मॉलिक्यूल H2 के हैं, तो मेरे अमोनिया के कितने मोल्स बनेंगे या मॉलिक्यूल बनेंगे। तो वापस से सिंपल आंसर है, आप जो कोएफिशिएंट्स हैं उनके रेशियो में आगे बढ़ते जा रहे हो, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 4 मॉलिक्यूल। दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट अब नोटिस करना, मैं स्लाइटली चेंज करता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। मेरे पास 3 मॉलिक्यूल N2 है एंड 3 मॉलिक्यूल ही H2 है, तो कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया बनेंगे, ठीक है। राइट, सो सम स्टूडेंट्स हैव बीन एबल टू गिव द करेक्ट आंसर्स, ठीक है। कुछ बच्चों को अभी भी सोचना पड़ेगा, तो दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। सम स्टूडेंट्स आर एबल टू गिव द आंसर फास्टर इज मे बी बिकॉज उन लोगों को ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब नोटिस करना, जिसको ये कॉन्सेप्ट पहले से नहीं पता है वो इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करने की कोशिश करेगा। सो समवन माइट वांट टू यूज N2 के हिसाब से आंसर देने की कोशिश करेगा। N2 के हिसाब से मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पर कोफिशिएंट देखना 1 से 2 बन रहा है, ठीक है। तो अगर 3 मॉलिक्यूल दिए हैं तो उससे कितना अमोनिया बन जाएगा, आंसर आ जाएगा 6 मॉलिक्यूल। समवन माइट से कि नहीं, मुझे N2 के बेसिस पे नहीं सोचा था, मैंने एक्चुअली अमोनिया के बेसिस पे सोचा था, ठीक है। अमोनिया के बेसिस पे अगर मैं सोचूंगा
तो कोएफिशिएंट 3 और 2 है इनके, यानी कि 3 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो अगर आपने 3 मॉलिक्यूल दिया है तो माय आंसर शुड बी 2 मॉलिक्यूल्स ओनली। ठीक है, तो अब द थिंग इज दैट आई एम ट्रबल्ड with a dilemma that what is the correct answer, 6 है कि 2 है। ठीक है, मुझे N2 ने तो दिया 6 मॉलिक्यूल आंसर एंड H2 ने दिया 2 मॉलिक्यूल एज आंसर। अब इसमें करेक्ट आंसर इज एक्चुअली 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, 6 इज इनकरेक्ट। कैसे पता पड़ा, इसको आप थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करो। ठीक है, मेरे पास में 3 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के हैं एंड 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के। ठीक है, मैं मॉलिक्यूल्स विजुअलाइज कर रहा हूँ, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्डिंग में सिखाते हैं। मोस्ट लाइकली आपको शायद पता भी होगा, इतना जूनियर क्लास में केमिस्ट्री पढ़ाई देते हैं, दैट यू अंडरस्टैंड ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। सो 3 मॉलिक्यूल्स हैं, अब इनसे कितना अमोनिया बनेगा? तो एज वी कैन रीड इन द रिएक्शन, एक मॉलिक्यूल ऑफ N2 3 मॉलिक्यूल्स के साथ में ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन करता है। ठीक है, एंड इससे मेरे पास में आप नोटिस करोगे तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया बन जाएंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट विल हैपन टू दीज रिमेनिंग N2 molecules, they will be just left after the reaction as it is। ठीक है, सो यहाँ पर नोटिस करना N2 is excess reactant। ठीक है, रिएक्टेंट का एक और फैंसी वर्ड हम लोग यूज करेंगे अभी बार बार, रिएजेंट। ठीक है, सो N2 इज द एक्सेस रिएक्टेंट एंड यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल्स आर लेफ्ट। ठीक है, आफ्टर रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल्स इसके बच जाएंगे। यहाँ पर नोटिस करना H2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट या एज आई सेड लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, शॉर्ट में मैं बार बार इसको LR बोलूंगा। तो H2 कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, दिस इज व्हाट द लिमिटिंग रिएजेंट के साथ में होता है कि वो पूरा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा एंड उसी के हिसाब से डिसाइड होगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको अब समझ में आया है कि वाई 6 एंड 2 में 2 आंसर करेक्ट है। अब ये तो खैर बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल हो गया, जरूरी नहीं है कि आपको बाद में भी ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है कि आपको बाद में थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए, तो उन डिफिकल्ट क्वेश्चंस को किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है, वो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करना। इसमें एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप मेथड मैं करके बताऊंगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो मैं एग्जाम्पल लिखूंगा और एग्जाम्पल के बाद में I will show the step by step method of how to solve the question in this case of limiting reagent। ठीक है, now as a word of advice to students, आप नोटिस करना, मैं जैसे ही क्वेश्चन लिखूंगा कुछ बच्चे फटाफट क्वेश्चन पढ़ के आंसर देना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब बहुत अच्छी बात है, दो स्टूडेंट्स आर पीपल हु हैव एक्चुअली प्रैक्टिस बिफोर। ठीक है, उन लोगों ने अपने या तो फाउंडेशन कोर्सेज में या फिर वीडियो लेक्चर्स में या पहले टॉपिक पढ़ के इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक अच्छी ग्रिप बना ली है, तो इसके लिए दे आर एबल टू आंसर फास्ट। ठीक है, सम ऑफ यू माइट नॉट बी एबल टू आंसर दैट फास्ट, आपका लर्निंग कर्व अभी थोड़ा स्लो है एंड दैट इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप अभी पहली बार पढ़ रहे हो। सो स्टार्टिंग में ना आई हैव टू make sure that many students do not get disheartened by the fact that some students are giving the answer in just a quick snap, because ऐसा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पहले से पढ़ के आए हुए होते हैं। सो प्लीज डू नॉट फील इन एनी वे डिमोटिवेटेड, आप थोड़ा सा टाइम दो। ठीक है, जैसे मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन कराने लग जाऊंगा, अभी तो क्या मैं नया नया पढ़ाता हूँ, सिंपल एग्जांपल एक्सप्लेन कराता हूँ, तो जिसने पहले पढ़ा हुआ है फटाफट आंसर दे देता है, बट थोड़े टाइम बाद में डिफिकल्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आप सबका बराबर अमाउंट में धुआं निकलेगा। ठीक है, so don't worry, and then you will all be also able to with maturity answer at a similar speed।
So now let me start with a question. सेम रिएक्शन ही है बट डेटा थोड़ा सा अलग है. 1 gram of N2 is mixed with 3 grams of H2, and I am simply asking determine the mass of ammonia produced. ठीक है. So आपके सामने रिएक्शन है सिंपल सा, N2 plus 3H2 is giving 2NH3. ठीक है. Now of course there are some brilliant students who have already thought of the answer. ठीक है. Some extraordinary students हैं who would have actually thought the answer कि सर 1 ग्राम ये है, 3 ग्राम्स ये है, तो कोफिशिएंट के हिसाब से ये 2 grams बन जाएगा अमोनिया. राइट. वी हैव वन कैंडिडेट विद अस, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, बट लाइक ये हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर है. तो ये एब्सोल्युटली गलत है. हम लोग कोएफिशिएंट्स को मास के तरह से नहीं रीड करते हैं. ठीक है. कोएफिशिएंट्स आर नॉट टू बी रेड इन टर्म्स ऑफ मास. मोल्स में ही होता है ये. 1 मोल 3 मोल के साथ कंबाइन करके 2 मोल बनाएगा. मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, इसको मास की टर्म से नहीं रीड करना है कि 1 ग्राम से 3 ग्राम रिएक्ट करके 2 ग्राम बनाएगा. सो ये तो आप बिल्कुल भी मत करना. अच्छा, देन देर आर ऑल्सो स्टूडेंट्स जिन्होंने थोड़ा सा और दिमाग लगाया होगा एंड दे वुड हैव सीन कि अरे सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब 1 ग्राम और 3 ग्राम 4 ग्राम रिएक्टेंट है टोटल, तो 4 ग्राम प्रोडक्ट बनेगा. ठीक है. वेल, एज गुड एज इट मे साउंड, दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर. ठीक है. नाउ व्हाट इज द करेक्ट आंसर एंड हाउ डू वी अराइव एट इट? ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सही तरीके से कैसे लगाना है. ठीक है. ध्यान से ऑब्जर्व करना, स्टेप बाय स्टेप मेथोडोलॉजी से चलेंगे. ठीक है. सो लुक एट दिस स्टेप बाय स्टेप मेथड एंड मतलब फॉर श्योर सम स्टूडेंट्स वुड हैव रिमेंबर्ड और सम स्टूडेंट्स नो अदर मेथड आल्सो. ठीक है, बट दैट इज कंप्लीटली फाइन. मतलब आप अलग अलग मेथड से कर सकते हो, आपने जैसे सीखा हुआ है, एज लॉन्ग एज आपका आंसर करेक्ट आ रहा है. यहाँ अगर नोटिस करना मैं किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करूंगा, एकदम बेसिक से जाएंगे. तो स्टेप 1 वुड बी टू राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन. ठीक है. सबसे पहले आपको यही काम करना है, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखो. सो ये आ जाएगा आपका N2 गैस प्लस 3H2 गैस इज गिविंग 2NH3 gas. This is your balanced equation. ठीक है. Then step 2 में what I would recommend you guys is to calculate the moles of each reactant. ठीक है. sometimes directly मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो आप निकाल सकते हो. ठीक है. तो यहाँ पर मास दिया हुआ है हमें दोनों रिएक्टेंट का. वी हैव बीन गिवन दैट N2 इज 1 ग्राम एंड H2 इज 3 ग्राम्स. सो इनसे इन दोनों के मोल्स निकाल लेंगे. ये 1/28 आ जाएगा एंड ये 3/2 आ जाएगा. ठीक है. स्टेप 3 पर आ जाओ. स्टेप 3 वुड बी कैलकुलेट समथिंग कॉल्ड एज स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो. ठीक है. what is the stoichiometric ratio? This is something that we can write as moles of reactant. ठीक है. calculate stoichiometric ratio of each reactant. ठीक है. हर reactant का आपको ये calculate करना रहेगा. so हर reactant के लिए उसका stoichiometric ratio कैसा रहेगा? it will be moles of that reactant upon its coefficient. ठीक है. so यहाँ पर वापस से नोटिस करना, I will redo the effort.
of calculating the stoichiometric ratio. मोल्स यहाँ पर 1/28 एंड 3/2 था. तो अगर अब आप मुझसे इसमें स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो पूछोगे तो आई विल सिंपली टेक द मोल्स ऑफ ईच स्पीशीज एंड डिवाइडेड बाय देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. ठीक है, हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट हाइड्रोजन गैस का 3 था. नाउ कम्स स्टेप 4. स्टेप 4 इज आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है, तो यहां पर नोटिस करना हाउ डू वी वर्क ऑन दैट. इफ स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो ऑफ रिएक्टेंट्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, अगर ये एक दूसरे से अलग है, देन इट इज अ केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है, ये अब एक लिमिटिंग रिएजेंट का केस बन जाएगा. एंड इसमें नोटिस करना, ठीक है, स्टार मार्क करके लिख देते हैं यहाँ पर, रिएक्टेंट विद लीस्ट वैल्यू. ठीक है, सबसे कम जिसका रहेगा, लीस्ट वैल्यू ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो इज योर लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू विद द आइडेंटिफिकेशन पार्ट. तो यहाँ पे भी आप नोटिस करोगे इन दोनों में से ये दोनों इक्वल नहीं है स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो, तो डेफिनेटली लिमिटिंग रिएजेंट का केस हो गया. ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा छोटा है, लाइक 1/28 अपॉन 1 विल बी स्मॉलर. ठीक है, इट विल बी लेस देन 3/2 अपॉन 3, राइट. सो दिस मीन्स दैट N2 is limiting reagent and दूसरा रिएक्टेंट जो है H2, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस विल बी एक्सेस रिएक्टेंट. ठीक है, now with this we can now proceed towards the final step which is actually the most important step. and इसका एक एक वर्ड बहुत ध्यान से सुनना, इसका एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, परफॉर्म मोल एनालिसिस. ठीक है, मास एनालिसिस नहीं, मोल एनालिसिस ही करना है ऑफ रिएक्शन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट. ठीक है, तो फॉर्मेट यहां पे नोटिस करना, फॉर्मेट कैसा है, N2 plus 3H2 gives 2NH3 and यहाँ पर स्टार्ट में कितना अमाउंट किसका है मोल्स के टर्म्स में लिखना है, देन कितना रिएक्ट होगा या कितना प्रोड्यूस होगा, RP stands for reacted and produced, and as a result एंड में कितना अमाउंट बचेगा या कितना अमाउंट बनेगा, that is something that we'll have to calculate. ठीक है, हाँ, अगर देखो स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो इक्वल आ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कैसे वर्क करना है उसके केस में. अभी पहले लेट मी कंप्लीट दिस एग्जांपल. सो अब यहाँ पर जब आप लोग एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टार्ट तो खैर बहुत आसान है लिखना. स्टार्ट तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि इसके 1/28 मोल्स हैं, इसके 3/2 मोल्स हैं एंड अमोनिया तो प्रेजेंट ही नहीं है. ठीक है, अमोनिया इज नॉट देयर. नाउ अब सेकेंड लाइन थर्ड लाइन के ऊपर वर्क करेंगे. तो इसमें सबसे पहले वर्क करा जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर. ठीक है, सबसे पहले आप लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर वर्क करोगे और उसके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नोटिस करोगे, लिमिटिंग रिएजेंट इज कंज्यूम्ड कंप्लीटली. ठीक है, ये एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा. तो आप यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट के लिए लिख दो -1/28. माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि ये कंज्यूम हो रहा है, तो एंड में ये बचेगा ही नहीं, इसका आंसर हो जाएगा एंड में 0. ठीक है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट आपने एनालाइज कर लिया. अच्छा, अब नेक्स्ट नंबर आएगा से प्रोडक्ट का. ठीक है, तो उसके लिए पॉइंट नोटिस करना, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड
is calculated, ठीक है, is calculated with respect to limiting reagent only, ठीक है। तो आप लिमिटिंग रिएजेंट से बताओगे कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोटिस करना N2 और अमोनिया के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ N2 एंड अमोनिया के बीच में रिलेशनशिप ये है कि इनके कोफिशिएंट्स आर 1 एंड 2, ठीक है। एज यू कैन सी यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है एंड यहाँ पर कोफिशिएंट 2 है, ठीक है। तो 1 मोल से अमोनिया के 2 मोल बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर नाइट्रोजन के एक मोल नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनिया बन रहा है, तो अगर नाइट्रोजन के 1/28 मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं तो उससे अमोनिया कितना बनेगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो एंड ये आंसर आ जाएगा 1/14, ठीक है। ये 1/14 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको अब आप यहाँ पर, ठीक है, ऊपर लेके आ जाओ, इसको यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दो, यू नो ये प्लस 1/14 मोल्स बन रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आया? तो प्लस का साइन क्यों लगाया, बिकॉज यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस हो रहा है तो मतलब टोटल एंड में कितने मोल्स हो जाएंगे अमोनिया के, स्टार्टिंग में 0 था, स्टार्टिंग में था ही नहीं, और 1/14 प्रोड्यूस हुए तो इसमें अमोनिया के मोल्स आ गए आपके 1/14, ठीक है। वेल यहाँ से अब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट लेट मी कंप्लीट द एनालिसिस, ठीक है, क्योंकि हम लोग सोल्यूशन से पूरा स्टेप सीख रहे हैं तो ये काफी क्रूशियल है। यहाँ पर नोटिस करना अमाउंट ऑफ अदर रिएक्टेंट्स reacted is also calculated with respect to limiting reagent only, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोटिस करना अदर रिएक्टेंट मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना कंज्यूम होगा वो भी मैं LR यानी कि N2 के रेस्पेक्ट में निकालूंगा। अब यहाँ पे नोटिस करना इनके बीच का रिलेशनशिप कैसा है, इनका कोफिशिएंट 1 and 3 है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, ध्यान से नोटिस करना N2 और H2 के बीच में रिलेशनशिप 1 मोल 3 मोल कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, दैट इज एज पर द कोफिशिएंट्स। तो अगर N2 का 1/28 मोल कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, तो H2 का कितना मोल्स कंज्यूम होगा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 3/28, राइट। तो हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, और कैसे पुट करेंगे, -3/28, क्योंकि दैट इज द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन दैट विल गेट कंज्यूम्ड, ठीक है। लेट मी शो इट हियर एज वेल। यहाँ पे आप नोटिस करना ये कंज्यूम हो रहा है, इसके लिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाया है, ठीक है। तो अब नोटिस करना कि एंड में कितना H2 बचेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे एंड में तो देखना ना कितना बचा है। तो ये 3/2 - 3/28, ठीक है, 3/28 क्योंकि कंज्यूम हुआ है। So 3/2 - 3/28 which will give you 39/28, ठीक है। इतने मोल्स आपके H2 के बच जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल हैव टू डू द एनालिसिस, ठीक है। एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ स्टेप्स। पहले के 4 स्टेप तो बहुत आसान है, बैलेंस करो, मोल्स कैलकुलेट करो रिएक्टेंट के, स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो निकालो, स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो इज मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट, एंड देन मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट अगर सेम नहीं है तो इट्स अ केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, एंड उसमें जो सबसे लीस्ट वैल्यू है, ठीक है, रिएक्टेंट विद द लीस्ट वैल्यू इज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो ये स्टेप्स तो आसान थे। स्टेप 5 पर स्पेशल फोकस करना है बिकॉज दिस इज वेयर द की एनालिसिस हैपेंस। तो यहाँ पर नोटिस करना ये सारा एनालिसिस मोल्स में ही करा जा रहा है, ठीक है, मास में मत कर देना, मोल्स में ही एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो पहले पूरा कंज्यूम हो जाएगा एंड उसी के हिसाब से फिर हमें प्रोडक्ट जो फॉर्म होंगे एंड रिएक्टेंट जो कंज्यूम होगा वो डिसाइड करना है। तो वो एनालिसिस मैंने यहाँ पर यूनिटरी मेथड से आपके सामने कर दिया, ठीक है। तो सेकंड लाइन में हम लोग लिखते हैं कि कितना रिएक्ट हो रहा है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, एंड उसके बाद में एंड में कितना रहेगा, दैट्स जस्ट सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है।
सो अब आपका आंसर, अगर फाइनल आंसर पूछा जाएगा मास ऑफ अमोनिया कितना है, तो आप आंसर करोगे कि 1/14 मोल्स था और 17 उसका मॉलिक्यूलर वेट है, तो आपका आंसर 17/14 ग्राम्स आ जाएगा। ठीक है, सो 17 डिवाइड बाय 14 इज समथिंग लाइक 1.21 grams. That is what is your correct answer is. ठीक है, some students were able to get this answer, some weren't able to. ठीक है, so इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, so ये स्पेशली S5 स्टेप 5 वाला पार्ट आप दोबारा ढंग से नोटिस कर लो। ठीक है, मैं अभी इसी पर थोड़े बहुत क्वेश्चंस और कराऊंगा। ठीक है, आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि पहला एक एग्जांपल में ही यू वुड हैव मास्टर्ड द कॉन्सेप्ट। आई एम गोइंग टू गिव यू कपल ऑफ मोर एग्जांपल्स एंड फॉलो द सेम मेथड, फॉलो द सेम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच एंड डेफिनेटली आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। ओके, सो थोड़ा सिंपल ही एग्जांपल लूंगा, आप लोग करके दिखाओगे मुझे। सो 6 moles each of X and Y are mixed to give X3Y4. ठीक है, question is determine the moles of X3Y4 formed and, ठीक है, and थोड़ा सा इसमें एक और ट्विस्ट लाके दे देते हैं। एक और चीज जो आप डिटरमाइन करोगे, परसेंटेज एक्सेस रिएक्टेंट रिएक्टेड। ठीक है, हाउ मच परसेंटेज एक्सेस रिएक्टेंट वुड रिएक्ट। ठीक है, अब आंसर निकालने की कोशिश करो। ठीक है, आदित्य ने पहले एकदम सही आंसर दे दिया है, गुड। ठीक है, डोंट वरी अबाउट द फैक्ट कि सम स्टूडेंट्स आर एबल टू गिव द आंसर फास्ट, आप भी दे दोगे, राइट? क्या बात है, विनय ने एक बार कम बैक कर लिया है, विनय ने अब सही आंसर दे दिया। स्वर ने गलत आंसर दिया है, आरव ने सही आंसर दिया है, वेदांश ने, क्या बात है, वेदांश ने दोनों आंसर एकदम सही दे दिए, वेरी गुड। अन्वेषा, अर्शद, सही आंसर है आपके। ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए वर्क करो। आदित्य सही नहीं है, वेदांत सही नहीं है, बाप रे, हर्ष ऐसा आंसर कैसे आया, 1/20.67? नहीं नहीं, गलत है। रोहन सही है, वैभव नहीं, दोनों आंसर गलत है। ठीक है, आरोही फर्स्ट आंसर सही है आपका, नीरव गलत आंसर है। आरव केयरलेस मिस्टेक कर रहे हो, ये नहीं पूछा है कितना बचा है, ये पूछा है कितना रिएक्ट हो गया है। रेशियो क्या दे रहे हो आकाश, रेशियो तो मैंने पूछा ही नहीं है। हाँ ऋषि, आपका आंसर सही है। आदित्य सेकंड आंसर नहीं, सही नहीं है। ऑल राइट, एक साथ खूब सारे आंसर आ गए हैं। ठीक है, मतलब मैं आपको एक बार आंसर बता देता हूँ एंड देन आई विल गिव यू वन मोर चांस टू आइडेंटिफाई द केयरलेस मिस्टेक दैट यू वुड हैव मेड। तो ये मोल्स फॉर्म्ड 1.5 इज द करेक्ट आंसर एंड परसेंटेज एक्सेस रिएक्टेंट रिएक्टेड इज 75%। ठीक है, these are the correct answers। जिसने गलती करी है, आई एम गिविंग यू कपल ऑफ मिनट्स टू फिगर आउट व्हाट इज द केयरलेस मिस्टेक दैट यू मेड।
ऑल राइट, सो नाउ दैट यू वुड हैव फिगर्ड आउट कहाँ पे क्या गड़बड़ करी है, लेट मी शो द स्टेप बाय स्टेप मेथड. सेम जाएंगे, सबसे पहले करेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन. x plus y is giving x3 y4. ठीक है, so x3 y4 मतलब 3 and 4 should be the coefficients of x and y. ये बैलेंस इक्वेशन हो गई. देन उसके बाद मोल्स कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअली दिए हुए हैं. उसके बाद हम लोग स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिफाई करेंगे. स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर है 6/3 एंड 6/4. डेफिनेटली इक्वल नहीं है, ठीक है. इनफैक्ट इस केस में एज यू कैन सी दिस इज लेसर, इट मीन्स y इज द लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है, तो ये आपके पहले 4 स्टेप्स हो गए क्विकली. अब स्टेप 5 देखना, तो वापस से मैं डिटेल में रिएक्शन लिख लेता हूँ ताकि हम लोग फ्रेश एनालिसिस करके दिखा पाए यहाँ पर. सो ऑब्जर्व, स्टार्ट, रिएक्टेड, प्रोड्यूस्ड एंड एंड. ठीक है, 660 ये स्टार्ट के मोल्स हैं. अब सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट पे जाते हैं. लिमिटिंग रिएजेंट तो हमारा y है, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट पूरा कंज्यूम हो जाएगा, तो 6 के 6 मोल्स खत्म, एंड में हो गया 0. ठीक है, अब आप y के हिसाब से बाकियों का एनालिसिस करोगे. सो y एंड x3 y4 के बीच का रिलेशनशिप नोटिस करना, इसका कोफिशिएंट 4 है और इसका कोफिशिएंट 1 है. ठीक है, तो 4 moles of x is giving 1 mole of x3 y4, तो 6 moles कितना देगा, ये मैं निकाल लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 6/4 और यू कैन से 1.5. तो यहाँ पर मेरा 1.5 मोल्स ऑफ x3y4 प्रोड्यूस हो जाएगा. स्टार्टिंग में 0 था, तो एंड में मेरे पास 1.5 मोल्स रहेगा. ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच इज द मेथड टुवर्ड सॉल्विंग x3y4 के मोल्स. ठीक है, तो ये आपका पार्ट हो गया आंसर का. अब एक्सेस रिएक्टेंट क्या है यहाँ पर x, तो उसका भी एनालिसिस देख लेते हैं. उसके लिए क्या बोला जा रहा है, x और y के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे क्योंकि y के रिस्पेक्ट में एनालिसिस होना है. अब कोफिशिएंट नोटिस करो आप, तो x का 3 और y का 4 है. सो 3 एंड 4 कोफिशिएंट है, तो अगर y के 6 मोल कंज्यूम हो रहे हैं तो x के कितने कंज्यूम हो जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3/4 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 4.5. तो यहाँ पर -4.5 मोल्स लिख देता हूँ बिकॉज ये कंज्यूम हो रहा है. ठीक है, तो एंड में कितना बचेगा, ये 6 - 4.5 दैट इज 1.5 एंड में बच जाएगा. ठीक है, so this is how you are going to analyze the entire process. अब आपसे पूछा जा रहा है परसेंटेज एक्सेस रिएक्टेंट रिएक्टेड. परसेंटेज एक्सेस रिएक्टेंट रिएक्टेड कितना हो जाएगा, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एक्स रिएक्टेड. ठीक है, क्योंकि एक्सेस रिएक्टेंट आपका एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ एक्स कंज्यूम्ड अपॉन इनिशियल मोल्स ऑफ x इंटू 100%. तो ये आपका 4.5 कंज्यूम हुआ है, 6 इनिशियल थे, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा 75%. ठीक है, ऑल राइट. सो आई थिंक ये स्टेप बाय स्टेप मेथडोलॉजी है, आप फॉलो करोगे तो आपको आंसर आएंगे. ठीक है, ऑल राइट. एक और क्वेश्चन कराता हूँ. ठीक है, it's not a difficult question or anything, it's just that I want to highlight one more concept here. तो notice करना, you have a balanced equation in front of you. The balanced equation is say a plus 2b plus 3c is giving 4d. ठीक है, a plus 2b plus 3c is giving 4d. So इस केस में अब आप नोटिस करना, क्वेश्चन है that 1 mole of A, 2 mole B and 4 mole C are mixed. ठीक है,
determine the moles of D produced. ठीक है, राइट, सही आंसर आ रहे हैं काफी बच्चों के, ठीक है, कुछ के गलत भी आ रहे हैं, तो देखो आप लोगों ने क्या गलती करी है, ठीक है। लेट मी सॉल्व इट, काफी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें जस्ट द फैक्ट दैट आई वांटेड टू हाईलाइट इज देयर कैन बी वन और मोर देन वन लिमिटिंग रिएजेंट एज वेल, ठीक है, बट डज दैट चेंज एनीथिंग? द आंसर इज नो, यू कैन सॉल्व विद रिस्पेक्ट टू आइदर ऑफ देम, आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर नोटिस करना, मैं अगर अपना स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करूंगा, बैलेंस रिएक्शन लिखने के बाद मोल्स लिखूंगा 1 2 एंड 4, एंड देन फिर स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो देखूंगा, ठीक है। स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो इज मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट, ठीक है, नॉट कोएफिशिएंट अपॉन मोल्स, इट इज मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट। तो ए और बी का तो इक्वल है, बट सी का अलग आ गया, किसी एक का भी अलग आ जाएगा तो इसका मतलब है दैट इट इज अ केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। नाउ इसमें अब लीस्ट वैल्यू एक्चुअली ए एंड बी दोनों की लीस्ट है, ठीक है। सो यहाँ पर बोथ ए एंड बी आर लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। नाउ द थिंग इज you can get answer with respect to either of them, ठीक है। so you can perform analysis with respect to A or B, ठीक है, answer will be same, फर्क ही नहीं पड़ेगा, दोनों से सेम ही आंसर आएगा ऑलवेज। सो दैट इज द वे इन विच यू हैव टू प्रोसीड। तो अगर आप ए से भी करोगे, ठीक है, आप ए से एनालिसिस करके देख रहे हो तो कैसा दिख रहा है, ए और डी के बीच में ए का कोफिशिएंट 1 है, डी का 4 है, तो ए के 1 मोल से डी के 4 मोल्स ही बनेंगे। या फिर आप बी एंड डी का एनालिसिस कर लोगे, ठीक है, तो बी का कोफिशिएंट 2 है और डी का 4 है और बी के 2 मोल्स गिवन है, तो उससे भी आपके आप नोटिस करोगे तो डी के सेम 4 मोल्स ही आएंगे, ठीक है। सो आई होप this will not be a problem in case you come across multiple limiting reagents, ठीक है। अब थोड़ा सा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, स्लाइटली मोर ट्रिकी, स्लाइटली मोर डिफिकल्ट, तो आप ट्राई करो। सो 1 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन मतलब सी लेना है आपको, इज मिक्स्ड विद 2 grams ऑफ सल्फर, ठीक है, सल्फर को जस्ट एस की तरह ही ले लो, टू गिव कार्बन डाइसल्फाइड CS2, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस डिटरमाइन, दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, मास ऑफ CS2 फॉर्म्ड, ठीक है, एंड दूसरा क्वेश्चन है परसेंटेज प्योरिटी ऑफ CS2 इन द फाइनल रिएक्शन मिक्सचर, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स कंबाइन कर दिए लिमिटिंग रिएजेंट के साथ में, ठीक है। वैसे आप नोटिस करना, कभी भी क्वेश्चन में लिख के नहीं आएगा कि ये केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। ये तो क्या हो रहा है कि मैं आपको लिमिटिंग रिएजेंट का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए आपके दिमाग में पहले से चल रहा है कि अच्छा ये तो केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट ही, हम वही मेथड सॉल्व करेंगे, बट कभी भी क्वेश्चन में लिख के नहीं आएगा, आपको खुद से पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वेदर इट इज अ केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट और नॉट। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज इसमें मैंने केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट एंड परसेंटेज प्योरिटी दोनों को कंबाइन कर दिया है, ठीक है, ट्राई करो। राइट, आदित्य का आंसर सही है, विनय का आंसर सही है, वेदांश का भी सही है, और किस किस का आंसर आ गया? नहीं, आरोही, रोहन, ऋषि, आपके
अच्छा मोल्स में आपने दे दिया, सॉरी, ठीक है। रोहन ऋषि का सही है, आरोही आपका सही नहीं है। आप देखो आपने केयरलेस मिस्टेक करी है। प्रथमेश ने भी केयरलेस मिस्टेक कर दी है, ध्रुव ने भी कर दिया है, अर्शद का सही है, हेत का वापस से केयरलेस मिस्टेक हो गई है। मतलब आपको एटॉमिक मास ऑफ सल्फर पता है कि नहीं पता है? एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32। आई थिंक कई बच्चे गलती कर रहे हैं, 16 ले लिया होगा। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32 ग्राम पर मोल। परसेंटेज का आंसर अभी तक किसी ने सही शायद नहीं दिया है। लेट मी जस्ट स्क्रॉल। सेकंड पार्ट का आंसर अभी तक तो किसी ने सही नहीं दिया है। लेट मी गिव यू द करेक्ट आंसर, और फिर आप लोग वापस से देखना कहाँ क्या गड़बड़ हो रहा है। मास ऑफ CH2 विल बी 76/32, ठीक है। और यू कैन राइट दिस एज कितना हो जाएगा ये, 19/8, विच इज इक्वल टू 2.375 ग्राम्स, ठीक है। एंड ये जो परसेंटेज प्योरिटी का आंसर है, this is something which will come out to be around 79%, 79 या 80% around। हाँ, कुछ बच्चों के फर्स्ट पार्ट का आंसर सही आया है, बट सेकंड पार्ट का गड़बड़ कर रहा है। हाँ मतलब 77 अगर आपका आ रहा है तो शायद आपने मतलब थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले लिया हो, अदरवाइज आसपास ही आंसर। हाँ ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे इसको करना है। वापस से देखना, सेम स्टेप बाय स्टेप मेथड ही है, ठीक है। सो सबसे पहले बैलेंस्ड इक्वेशन, कार्बन प्लस सल्फर इज गिविंग CH2, राइट। एंड इसमें यू टेक कोफिशिएंट ऑफ सल्फर एज 2, ठीक है। नाउ मोल्स देख लो, ठीक है। आपको एक्चुअली मास दिया हुआ है, सेकंड स्टेप होगा मोल्स कैलकुलेट करना। इसका 1 ग्राम है, इसका 2 ग्राम है, तो मोल्स इसका 1/12 एंड इसका 2/32, विच इज एक्चुअली 1/16। देन आप स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो देख लो। स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो आप देखोगे तो ये 1/12/1, ठीक है। ये इसका कोफिशिएंट 1 ही है कार्बन का, एंड यहाँ पर ये 1/16/2, ठीक है। डेफिनेटली दे आर नॉट इक्वल, इनफैक्ट सल्फर का इज लेसर, सो व्हाट वी अंडरस्टैंड हियर इज दैट सल्फर इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो ये आपके पहले 4 स्टेप्स हो गए। अब आपको एनालिसिस करना है विद रिस्पेक्ट टू सल्फर, तो हम लोग अपना फॉर्मेट वापस से लिख लेते हैं। तो द फॉर्मेट टॉक्स अबाउट स्टार्ट, then reacted produced, and then end, ठीक है। इस तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे। नाउ अब आप ऑब्जर्व करना, स्टार्टिंग में 1/12 मोल्स है
एंड इसके 1/16 मोल्स हैं, ठीक है। एंड आपने ये पढ़ ही लिया है कि इसका सल्फर इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब सबसे पहले हम सल्फर पे जाएंगे, सल्फर पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, एंड में कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब आप सल्फर के हिसाब से ही बाकी कंपाउंड्स का एनालिसिस करो। सल्फर का कोफिशिएंट 2 है, एंड कार्बन और कार्बन डाइसल्फाइड का कोफिशिएंट क्या है, 1 ईच। तो एज यू कैन सी सल्फर के 2 मोल से CH2 का 1 मोल बन रहा है। तो अगर इसके 1/16 मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं तो CH2 कितना बनेगा, ये आंसर आ जाएगा आपका 1/32, ठीक है। सो यहाँ पर आप लिखोगे दैट प्लस 1/32 मोल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। सो दिस गिव्स यू द मास, ठीक है। यहाँ से आप फर्दर कैलकुलेट कर सकते हो, मोल्स आ गए तो मास ऑफ CH2 विल बी इक्वल टू मोल्स इनटू उसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। मोल्स मल्टीप्लाइड बाय द मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो दैट कम्स आउट टू बी 76, दिस कम्स आउट टू बी 2.375 ग्राम्स, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपसे पूछा है परसेंटेज प्योरिटी ऑफ CH2, ठीक है, इन फाइनल रिएक्शन मिक्सचर। तो ये हम कैसे वर्कआउट करेंगे, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ CH2 इन द फाइनल रिएक्शन मिक्सचर। अब पहली बात तो परसेंटेज प्योरिटी का कॉन्सेप्ट आया ही क्यों, क्योंकि आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो फाइनल है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ CH2 ही बचा है, एक्चुअली कार्बन जो था वो भी बन जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पर देयर विल बी सम लेफ्ट ओवर carbon, so that is also going to be part of the reaction mixture. So what you will have here as percentage purity of CH2, it will be mass of CH2, ठीक है। percentage purity हमेशा mass के टर्म्स में रिपोर्ट करते हैं, मोल्स के टर्म्स में मत करना। ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाया था कि कहाँ कहाँ पर परसेंटेज बाय मास रहता है टिपिकली, और कहाँ कहाँ पर परसेंटेज बाय मोल्स रहता है। तो परसेंटेज प्योरिटी रहेगा तो मास के टर्म्स पे रहेगा, तो ये मास ऑफ CH2 अपॉन आपके लिए रहेगा मास ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, ठीक है, दिस इंटू 100%, ठीक है। अब मास ऑफ CH2 तो आपने निकाल लिया है 2.375। अब मास ऑफ रिएक्शन मिक्सचर क्या रहेगा, दिस विल बी द मास ऑफ कार्बन विच इज लेफ्ट प्लस मास ऑफ CH2, ठीक है। अब द थिंग इज दैट आइदर आई कैन डू अ डिटेल्ड एनालिसिस, ठीक है, दैट आइदर आई कैन गो अहेड एंड फिर मैं ये कार्बन के ऊपर पूरा एनालिसिस करने लग जाऊं, कार्बन CH2, एंड उसके बेसिस पर फिर मैं मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूं, और आई कैन यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से मुझे क्या समझ में आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से दिस डिनोमिनेटर विल बी एक्चुअली इक्वल टू 3 grams ओनली। व्हाई, बिकॉज आप नोटिस करना हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो मास लिया है 1 ग्राम प्लस 2 ग्राम वो कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है। भले ही रिएक्शन पूरा हो या भले ही रिएक्शन आधा हो, बट मास कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मास ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड है, ठीक है, मास ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड CH2 प्लस मास ऑफ जो भी कार्बन बचा हुआ है, दैट हैज टू बी इक्वल टू 3 grams ओनली। आपको चाहिए तो आप वापस से कार्बन का एनालिसिस करके कैलकुलेशन करो एंड अलग से यहाँ पे पुट करो, यू विल गेट द सेम आंसर, 3 grams ही आएगा। तो इससे आपका आंसर फास्टर आ जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग समवेयर अराउंड 79 point something%, ठीक है। दैट इज व्हाट योर फाइनल आंसर वुड बी। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट मिक्स हो गए बस इस केस में, एक परसेंटेज
प्योरिटी का विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। एंड जैसा मैंने आपको बोला कि लिख के नहीं आएगा केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट है, आप ही को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ठीक है, सो नाउ so okay, Rishi is asking me a question, how do you calculate without a calculator? Rishi, please do not use calculators. आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, आपको कैलकुलेशन को अभी अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, एंड हाउ टू डू कैलकुलेशन फास्ट, दैट इज समथिंग व्हिच कम्स विद मोर एंड मोर प्रैक्टिस ओनली। अवॉइड यूजिंग कैलकुलेटर्स एंड धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा किस तरीके से कैलकुलेशंस फास्ट करनी है। ठीक है, थोड़ा बहुत टिक्स एंड मतलब ट्रिक्स एंड टिप्स रहते हैं ऑफ हाउ टू डू फास्ट कैलकुलेशंस। ठीक है, मे बी अगर मुझे कुछ ऐसे वीडियोस मिलेंगे ना वैदिक मैथ के या फिर कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बट दिस आर समथिंग व्हिच यू नो जनरली पिक अप व्हेन यू लर्न टू सॉल्व क्वेश्चंस इन योर स्कूल। अभी आईजीसीएससी वाले बच्चों को थोड़ा सा डिसएडवांटेज है क्योंकि उनको स्कूल में कैलकुलेटर ही पकड़ा देते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो गई है, आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते अब। ठीक है, ऑल राइट, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस थे। ठीक है, आगे और क्वेश्चंस मैं लेता हूँ सो एज टू हेल्प यू गेट दिस यू नो बेटर। बट अब मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे मैं ना मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स कंबाइन करता जाऊंगा, तो देखना आप कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से इंक्रीज होगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज रिएक्शन। ठीक है, अभी तक जैसा आपने नोटिस करा होगा, जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको करा है उसमें क्या है, एक बार में एक रिएक्शन है जिसका एनालिसिस आई एम आस्किंग यू टू डू। ठीक है, एंड वंस यू डू दैट एनालिसिस देन यू आर एबल टू वर्क ऑन द यू नो यूनिटरी मेथड, किससे कितना बनेगा। बट अब क्या करूंगा, मैं मल्टीपल रिएक्शंस एक साथ लिखूंगा। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझना। नाउ इट माइट लुक कॉम्प्लिकेटेड इन द बिगिनिंग बट इट इज एक्चुअली क्वाइट इजी। ऑब्जर्व करना किस तरीके से। सो लेट मी टेक the following reactions. So A plus 2B is giving 3C plus 4D, and this D is decomposing into 2E, and this E is combining with F, कहीं से आया F, and उससे ये लोग ये 2G बना रहे हैं। ठीक है, this is how the reaction is. Now what I'm asking you as part of the question is determine the moles of A required to produce 1 mole of
हाँ, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था गाइस. आई थिंक इट हैज रिकनेक्टेड नाउ. सो लेट्स रिज्यूम डिस्कशन. हाँ, वेदांत आपका आंसर सही नहीं है, ऋषि का भी सही नहीं है, आदित्य का सही है. ऑलराइट. हाँ, अभी वेदांश ने सही आंसर दिया है. नीरव, आपने उल्टा दे दिया. हर्ष सही नहीं है, विनय सही है, हित गलत है, अन्वेषा कॉम्प्लिकेट करके दे रही हो यार तुम. आंसर सही है तुम्हारा, फ्रैक्शन में दे देती. ऑलराइट, सो कुछ कुछ स्टूडेंट्स का सही आंसर आ रहा है, बाकी स्टूडेंट्स थोड़ा सा गलत आंसर दे रहे हैं. ठीक है, वेदांत, आरव सही नहीं है. द करेक्ट आंसर इज 1/16. ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर. अब नोटिस करना किस तरीके से लेके आना है सही आंसर, एंड आई विल आल्सो लेट यू नो व्हाट इज द केयरलेस मिस्टेक दैट यू गाइस आर मेकिंग. ठीक है, तो ध्यान से ऑब्जर्व करना, जो केयरलेस मिस्टेक आपको फ्यूचर में भी अवॉइड करनी है. हम लोग स्टार्ट से एंड जाते हैं. ठीक है, यू कुड हैव गॉन फ्रॉम एंड टू स्टार्ट एज वेल, बट आई एम गोइंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. लेट द moles of A required, ठीक है, equal to x. Let that be the moles of A required. Now अब ऑब्जर्व करना, A plus 2B is giving 3C plus 4D. ठीक है, इस केस में how will we proceed? So यहाँ पर मैंने कोफिशिएंट्स नोटिस करना सबके, A का 1 है एंड D का 4 है. ठीक है, अब आपको मैंने यहाँ पर दिया है x मोल्स, तो उससे अगर आपसे मैं पूछूंगा डी के कितने बनेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 4x मोल्स. ठीक है, दिस इज समथिंग आई थिंक सबने आंसर कर दिया होगा एज पार्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेप. अब इसके बाद एक छोटी सी मिस्टेक होती है स्टूडेंट से, यहाँ पे ऑब्जर्व करना, जैसे आप नेक्स्ट रिएक्शन पे आओगे, कैसा लिखा है यहाँ पर, D gives 2E. So what happens is sometimes some students when going from here to here, अब वो कोएफिशिएंट देखेंगे कि सर फर्स्ट रिएक्शन में तो कोएफिशिएंट 4 था एंड यहाँ पर तो कोएफिशिएंट 1 है. ठीक है, तो व्हाट दे विल डू इज दैट इंस्टेड ऑफ taking the 4x they might come up and take here as x only, x moles. ये गड़बड़ हो जाएगा. कोएफिशिएंट्स आर टू बी यूज्ड ओनली विद इन रिएक्शन. ठीक है, जब यहाँ पर आप विद इन रिएक्शन एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, तब आप कोएफिशिएंट्स यूज करके यूनिटरी मेथड अप्लाई करोगे. ठीक है, अक्रॉस रिएक्शंस ऐसा नहीं करना है. ठीक है, अक्रॉस रिएक्शंस डू नॉट यूज कोएफिशिएंट. ठीक है, मतलब कैसा है, आप इसको इस तरीके से मान लो ना कि ये एक डब्बा था, इस डब्बे में रिएक्शन हुआ एंड ए से इतना सारा डी बन गया. अब अगले डब्बे में जो डी लेके जाना है वो तो वही का वही डी रहेगा ना, कोफिशिएंट भले ही कुछ भी हो, तो मुझे वो पूरा का पूरा डी अगले कंटेनर में अगले रिएक्शन में लेके जाना है. ठीक है, विजुलाइज कर पाए इसको. सो यहाँ पर आपको D4x ही लिखना है टू स्टार्ट विद. ठीक है, डू नॉट चेंज दैट. अब आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करो जब हम विद इन द रिएक्शन एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपका E का आंसर आ जाएगा 8x मोल्स. ठीक है, देन वापस से अब जब आप थर्ड रिएक्शन में जा रहे हो, E plus F is giving 2G, तो यहाँ पर अब E के लिए
अब ऐसा मत करना कि वापस से कोफिशिएंट यूज कर रहे हो। ई जितना प्रोड्यूस हुआ पूरा का पूरा यहाँ पर उठा के डाल दो 8x मोल्स, ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ पे डाल दो। तो अब विद इन रिएक्शन एनालिसिस करना है तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स देख लेंगे। यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, तो इससे मुझे पता पड़ेगा दैट जी के 16x मोल्स प्रोड्यूस होने चाहिए, ठीक है। नाउ एज पर डेटा गिवन इन क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ जी, ये दिया हुआ है 1, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे 1 मोल ऑफ जी, तो 16x को मैं 1 से इक्वेट कर दूंगा तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 1/16 which is what my correct answer is, ठीक है। हाँ तो डेफिनेटली मतलब हम लोग रिवर्स तरीके से भी जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्टार्ट से एंड करा, आप एंड टू स्टार्ट कर दो, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, you should be able to get the answers. ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं which is a slight complication over this question, ठीक है। let's see if you guys are able to answer this question, ठीक है। let me take the same reactions, a plus 2b is giving 3c plus 4d, ठीक है, that is the reaction number 1, then d is giving 2e and then e plus f is giving 2g, ठीक है। सेम सेट ऑफ रिएक्शंस मैंने चूज करे, डेटा इस बार थोड़ा सा अलग है, डेटा इस तरीके से है, इफ वी मिक्स 1 मोल ऑफ ए, इनफैक्ट चलो 1 मोल ईच ही कर देते हैं, इफ वी मिक्स 1 मोल ईच ऑफ ए बी एंड एफ, ठीक है, then determine the moles of G produced, ठीक है, ये ट्राई करो। हाँ वेदांश का आंसर सही है, बहुत जल्दी दे दिया, विनय का भी आंसर सही है, गुड। अरशद नहीं, आपका सही नहीं है आंसर, आयुष का भी सही नहीं है, रोहन जीरो, जीरो कैसे आ गया रोहन, ऋषि का भी सही नहीं है, आर्य का सही है, ठीक है, आदित्य का सही है, अनुकृष्णन का गलत है, ऋषि का गलत है, राज का सही, हेत सही, स्वर सही, ध्रुव सही नहीं है, अक्षय का सही है, अन्वेषा का सही है, आदित्य सही, हर्ष सही, हेत सही, मुदित गलत, सिद्धार्थ सही, वैभव सही, आकाश सही, हर्ष गलत, ओम सही, ओम भी गलत हो गया, आरव का सही है, आरोही का सही है, ठीक है। सो आई थिंक काफी स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है, काफी ने गड़बड़ करी है। सी व्हाट इज द कैच इन दिस क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन में लिख कर नहीं आएगा वेदर इट इज केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट और नॉट, ये आप ही को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द डेटा दैट इज देयर इन द क्वेश्चन, ठीक है। यू विल हैव टू योरसेल्फ आइडेंटिफाई, ठीक है। अब नोटिस करना कैसे करेंगे हम लोग, मैं एक बार सॉल्यूशन डिस्क्राइब कर देता हूँ। सो ए प्लस, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करूंगा अभी एज कंपेयर टू गोइंग स्टेप बाय स्टेप इनटू आइडेंटिफाइंग लिमिटिंग रिएजेंट एंड ऑल। यहाँ पर इसका 1 मोल है एंड इसका भी 1 मोल है, तो अगर आप देखोगे 1/1 एंड 1/2 तो ये इक्वल नहीं है, स्टोइचियोमेट्री अलग अलग है इनकी, स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो, एंड छोटा वैल्यू बी का है,
ठीक है, थोड़ा मैंने मेंटल कैलकुलेशन कर लिया, तो बी लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो अब आप बी के हिसाब से ही बताओगे कि डी कितना प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एज यू कैन सी 2 मोल से 4 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 1 मोल से यहाँ पर 2 मोल डी के प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट रिएक्शन में डी गोज टू 2E, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, 2 मोल है, एक ही रिएक्टेंट है, तो इसमें कुछ लिमिटिंग रिएजेंट का दिक्कत ही नहीं है, सिंपल सिंपल आपने कोएफिशिएंट के हिसाब से देख लिया, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा दैट ई के 4 मोल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन में जब आप E प्लस एफ गिविंग 2G करोगे, आपके पास E के 4 मोल है और F के 1 मोल है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप नोटिस करोगे तो F एक्चुअली लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, E नहीं रहेगा। F becomes the limiting reagent, 4/1 and 1/1, तो छोटा वैल्यू F का है ना, तो अब आप यहाँ पे कोएफिशिएंट के हिसाब से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू निकालोगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 मोल्स। सो दैट इज योर आंसर, 2 मोल्स ऑफ G विल बी फॉर्म। ये समझ में आया? सो द कैच इज एक्चुअली क्वेश्चंस में आपको लिख के नहीं आएगा whether it is a case of limiting reagent or not, ये आप ही को क्वेश्चन पढ़ के आइडेंटिफाई करना रहेगा। ठीक है, सो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स फॉर टुडे। ठीक है, अभी what I can do is maybe give you 1 or 2 more questions to solve। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट करके देता हूँ। ठीक है, ऋषि आपको एक बार दोबारा देखना है तो आप देख लो किस तरीके से है। यहाँ पर सेम स्टेप बाय स्टेप ही जाना है, जस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट गॉट मिक्स्ड हियर। ठीक है, दैट इज समथिंग व्हिच इज द न्यू एस्पेक्ट हियर। ओके, all right, let me give one more question। So यहाँ पर let me ठीक है, लैक ऑफ डेटा करके देता हूँ ताकि देखते हैं आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। इक्वल मास ऑफ आयरन एंड सल्फर are heated together to form FeS. What fraction of the original mass of excess reactant is left unreacted? ठीक है, atomic mass of Fe is 56 and atomic mass of sulfur is 32। ठीक है, ट्राई करो।
56 चलेगा एटॉमिक मास ऑफ आयरन। ठीक है, अभी तक तो सही आंसर आया नहीं है मेरे पास। हाँ, अभी सुदीक्षा ने सही आंसर दिया है। बाकी ऋषि, हर्ष, वेदांश, ये सब आंसर गलत है आपके। ग्राम में कैसे आंसर दे सकते हो यार, फ्रैक्शन पूछा है मैंने तो। फ्रैक्शन का यूनिट थोड़ा ना होता है। इक्वल मोल्स नहीं दिए हैं, इक्वल मास दिया है। ठीक है, आई डोंट नो कैसे निकाल रहे हो आप लोग। ऑल राइट, लेट मी प्रेजेंट द आंसर। नहीं, अभी तक तो सिर्फ एक ही सही आंसर आया है। आई थिंक रक्षित का भी सही हो सकता है। हाँ, रक्षित का भी काफी क्लोज है। ठीक है, ओके। तो चेक करना यहाँ पर, फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट दैट इज लेफ्ट अनरिएक्टेड। ठीक है, ये आयरन है, सल्फर है, एंड ये कंबाइन होके FeS बना रहे हैं। ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। ठीक है, इनका मास इज से m ग्राम्स। ठीक है, डेटा नहीं दिया हुआ है तो क्या हो गया, वेरिएबल मान के स्टार्ट कर लेंगे, बाद में कैंसिल आउट हो जाए। तो इनके मोल्स कितने रहेंगे, ये रहेगा m/56 और ये रहेगा m/32। तो अगर मैं इनका स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करूंगा, तो स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो कैसा रहेगा, m/56 upon 1 and this is m/32 upon 1, right? So both of them as you can see are not equal and in fact iron का छोटा है। So यहाँ पर we understand that iron will be the limiting reagent। तो हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, Fe plus S is giving FeS2। ठीक है, now यहाँ पर ऑब्जर्व करना, स्टार्ट, reacted, produced and end। That is how we are going to use our format। So iron का m/56 मोल्स है एंड सल्फर के m/32 मोल्स है। ठीक है, अब आयरन मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, तो आयरन लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से कैसा हो जाएगा, पूरा m/56 कंज्यूम हो जाएगा, एंड में कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब सल्फर का कितना रिएक्शन होगा वो यहाँ पर ऑब्जर्व करना। आयरन और सल्फर के बीच का एनालिसिस कर लेते हैं, दोनों का कोफिशिएंट 1 1 है। ठीक है, तो अगर इसके m/56 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं तो सल्फर के भी m/56 मोल्स रिएक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर -m/56 लिख दूंगा। ठीक है, दैट विल बी द मोल्स रिएक्टिंग। ठीक है, तो ये बचेगा कितना, इट विल बी m/32 माइनस m/56, इतना बच जाएगा। ठीक है,
So this will come out to be, just क्विक कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पर, 24m अपॉन 56 इंटू 32 इज 1792। ठीक है, इतना आपका ये सल्फर का मास बचेगा। ठीक है, इनफैक्ट मास क्या बोल रहा हूँ मैं, ये मोल्स है। ठीक है, ये पूरा मेरा एनालिसिस मोल्स में हो रहा है। तो अब नोटिस करना जो क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट इज लेफ्ट अनरिएक्टेड। ठीक है, तो फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू मास ऑफ सल्फर लेफ्ट, क्योंकि सल्फर मेरा एक्सेस रिएक्टेंट है, अपॉन इनिशियल मास ऑफ सल्फर। ठीक है, सो अब इनिशियल मास ऑफ सल्फर m है। ठीक है, एंड ओरिजिनल मास ओरिजिनल मास m है, एंड अभी कितना मास है, यहाँ पे मैंने मोल्स निकाल लिए, 24 डिवाइड बाय 1792। ठीक है, m ये एक्चुअली मेरे मोल्स थे, इनटू 32 करना मत भूलना। ठीक है, क्योंकि ये मास निकालना है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर रफली 0.43 आ जाएगा। दैट इज व्हाट द करेक्ट आंसर इज। ठीक है, सो आपने नोटिस करा दैट डिस्पाइट लर्निंग यू नो द मेथड, डिस्पाइट बीइंग कॉशियस, कहीं ना कहीं पर छोटी से छोटी केयरलेस मिस्टेक होगी एंड पूरा का पूरा आंसर गलत आ जाएगा। सो दिस इज समथिंग दैट, हाँ सॉरी वेदांश, अगर आपका आंसर मैंने गलत बोल दिया था तो मैंने एक्चुअली उस टाइम पे नोटिस नहीं करा होगा। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको केयरलेस मिस्टेक अवॉइड करना समझ में आएगा। ठीक है, my bad guys if I did not notice your answer or said the answer was incorrect। ऐसे बुरा मत मानो यार, तुम तो एकदम गुस्सा ही हो गए। Anyways, so let's close the lecture for the day। I think इतना डिस्कशन काफी है, मैं आपको होमवर्क भेज दूंगा what needs to be done next, and of course पिछले वाले का भी जो वीडियो एक्सप्लेनेशन है that I'll also share with you guys। चलो let's close the lecture, thank you guys।